गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग एवं कराधान, बैंकिंग एंड टैक्सेशन, ये अध्याय है बैंकिंग एवं कराधान गणित विषय के अंतर्गत। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 10वीं में यह अध्याय है अभी वर्तमान में बैंकिंग एवं कराधान। तो इस अध्याय से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महकिता से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या गणित है बैंकिंग एवं कराधान से। वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपया है। वह प्रति माह 4,000 रुपया अपने सामान्य भविष्य निधि खाते में तथा 24,000 रुपया वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपया, एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपया जिसका 50% कर मुक्त दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। क्या निकालना है? टैक्स निकालना है, आयकर। गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा ये निकालना है, आयकर की गणना करना है। सभी बचत 1 लाख तक कर मुक्त है। आयकर दर निम्नानुसार है। 1 लाख तक छूट है। कर योग्य सीमा है 2 लाख तक। आयकर की सीधी दर 0। 2 लाख 1 रुपये से 5 लाख रुपये तक 10% देना पड़ेगा। 5 लाख 1 रुपये से 10 लाख तक 20% देना पड़ेगा। शिक्षा उपकर है देय आयकर का 2% और माध्यमिक और शिक्षा उपकर ये है देय आयकर का 1%। प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है, दिखने से ऐसा लगता है कि जैसे बनेगा नहीं, ऐसा लगता है, लेकिन उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। थोड़ा समझना पड़ता है। इसको समझ जाएंगे तो मैं समझता हूँ बना लेंगे, जरूर बनाएंगे। ये इस टाइप के प्रश्न जो हैं परीक्षा में आते हैं, पूछते रहते हैं। एक प्रश्न निश्चित रूप से कराधान में से एक प्रश्न आता ही है, वो जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी हम बता रहे हैं कि इस तरह से इस प्रश्न को बनाया जाए। कैसे हल करें? देखिए इसमें क्या दिया गया है। एक शासकीय कर्मचारी है, शासकीय सेवारत है वो। इसकी वार्षिक आय माने साल भर की कुल आमदनी, वार्षिक आय ये दिया है 4,10,000 रुपया। इतना रुपया दिया है। इतना रुपया आमदनी होने के पश्चात वह कुछ राशियां जो है जमा करता है। कहाँ जमा करता है ये बता रहे हैं हम। 4,000 रुपया प्रति माह सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा होता है। 24,000 रुपया जीवन बीमा में जमा करता है। 25,000 रुपया राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। 20,000 रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करता है। वृद्धाश्रम में 12,000 जमा करता है जिसका 50% कर मुक्त है। इतनी राशि जमा करता है। तो क्या जमा करता है? भविष्य निधि खाते 4,000 रुपया। इसको पढ़ लेते हैं। भविष्य निधि खाता में इसमें 4,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपया प्रति माह। अब एक माह में 12 वर्ष होते हैं तो कुल जमा कितना होगा? 12 माह का कुल जमा 12 से गुणा कर देंगे। 4,000 गुणित 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे, 12 चौक 48 और 3 शून्य को जोड़ देंगे उसमें। 12 चौक 48, 3 शून्य है, 3 शून्य यहाँ लगा देंगे। 12 चौक 48 सीधा गुणा कर देंगे इसको। 48,000 रुपया इतना जो है भविष्य निधि खाते में जमा होता है। इसमें जमा होता है भविष्य निधि खाते में। और कहते हैं वार्षिक जीवन बीमा। ये वार्षिक बीमा है, एक ही बार पटाता है। वार्षिक जीवन बीमा
इसमें जमा करता है 24,000 रुपया। इतना रुपये जमा करता है और 25,000 रुपया राष्ट्रीय बचत पत्र है। राष्ट्रीय बचत पत्र में जमा ये है 25,000 रुपया। ये सब उनके खर्च हैं जो बताया गया है। इसके पश्चात प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 रुपया। प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा ये है 20,000 रुपया। ये प्रधानमंत्री राशि जमा करता है और वृद्धाश्रम में दान वह दान करता है 12,000 रुपया। 12,000 रुपये दान करता है। इसका 50% कर मुक्त है और 50% पर कर लगेगा। तो 50% माने 50/100। इस शून्य से शून्य कटा देंगे। 5 एकम 5 दूनी 2 एकम 2 छेक का 12 और 0 0 0 बराबर 6,000 रुपया। तो वृद्धाश्रम में 6,000 रुपये पर उसको फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री राहत कोष में हम इसका सब एक साथ हिसाब लगा देते हैं कितना कितना जमा हुआ, फिर घटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राहत कोष इसमें जमा किया है 20,000 रुपया और वृद्धाश्रम में 6,000 रुपये पर टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 6,000 पर 50% टैक्स है। तो 6,000 रुपये पर उसको टैक्स नहीं लगेगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं। 20 और 6 26,000 रुपया। उसकी कुल आमदनी कितनी है? कुल आय, कुल वार्षिक आय, कुल वार्षिक आय है 4,10,000 रुपया। इतनी कुल वार्षिक आय है। प्रधानमंत्री राहत कोष में 20,000 जमा किया। वृद्धाश्रम का 50% 6,000 रुपया, ये इसमें टैक्स नहीं लगता। 20 से 26,000 होगा। इस 26,000 को घटा देते हैं कुल वार्षिक आय में। कितना रुपये बच गया? ये 3 शून्य का 3 शून्य आ गया नीचे और 10 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ पर 10 इधर आ गया, फिर यहाँ 10 में 2 गया 8 और यहाँ इधर चला गया 3, 3,84,000 रुपया। अब इसकी आमदनी उतनी हो गई। अब छूट सीमा क्या है? छूट सीमा 1 लाख। छूट सीमा है 1 लाख रुपया। अब इसके अंदर कौन कौन से पैसा जमा किया ये हिसाब लगा देते हैं।
थोड़ा समय लग रहा है। ये है 97,000 रुपया। कौन कौन सा टैक्स लगा है इसको हम बताने जा रहे हैं पिछले एपिसोड में। तो पन्ना आगे पीछे हो रहा है। यहाँ पर नाम फिर आते हैं हम, इसको देखते हैं कौन कौन सी राशि है। यहाँ पर 48,000 रुपया ये जमा हुआ, वार्षिक जीवन बीमा में 24,000 जमा हुआ, राष्ट्रीय बचत पत्र में 25,000 रुपये जमा हुआ। ये दोनों तो हो गया, इसका हिसाब कर दिए हम, हो गया। अब कौन कौन सा बच गया? 48,000, 24,000 और 25,000। फिर से लेते हैं, इसको घटाना पड़ेगा। भविष्य निधि में जमा राशि ये है 48,000 रुपया। और है जीवन बीमा। जीवन बीमा पॉलिसी में कितना जमा किया है? यह है 24,000 रुपया। और राष्ट्रीय बचत पत्र ने जमा किया है 25,000 रुपया। तो इतना जो है शासन खाते में जमा हो गया, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको जोड़ देते हैं, कुल कितना राशि होता है। ये 3 शून्य है, तो एक साथ 3 शून्य नीचे उतार देते हैं। यहाँ कितना बच गया? 8 4 12, 12 5 17 का 7 हासिल आया 1 2 1 3 2 5 4 9, कुल 97,000 रुपया। ये 97,000 रुपया 1 लाख की सीमा में आता है, 1 लाख के अंदर है। ये 97,000 रुपया 1 लाख के अंदर में है। तो यहाँ पर कुल आमदनी कितनी है? 3,84,000। ये आमदनी 3,84,000। दे आए, ये कितना है? 3,84,000। इतना रुपये शासन खाते में जमा होंगे, जिसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये 97,000 घट जाएगा। ये 97,000 रुपया को हम घटा देते हैं। कितना बच गया? ये डबल शून्य हो गया, ये 3 शून्य को नीचे उतार देते हैं। अब यहाँ का बच गया 14, 14 में 7 गया, 7, यहाँ 7 हो गया, 17 में 9 गया, 8, और यहाँ बच गया 2। ₹2,87,000 रुपया। इतने रुपए पर टैक्स लगेगा। अब अगला कलम क्या है? हम यहाँ आते हैं, इसको लेते हैं 2 लाख। 2 लाख तक आयकर की दर 0, मतलब 2 लाख रुपए तक कोई उसको कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे आगे की राशि में उसको 10% टैक्स लगेगा। तो हम 2 लाख घटा देते हैं। इसमें कोई कर नहीं है, इसलिए घटा रहे हैं इसको। कितना खर्च की बच जाएगा? ये डबल शून्य 1 2 3 और ये हो गया 87। 2 से 2 कट जाएगा, कुल 87,000 रुपया।
अब ये 2 लाख का भी काम हो गया। अब आगे की राशि कितना है? 2 लाख से 1 रुपया से 5 लाख तक ये 10% है। ये 2 लाख का हिसाब तो हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा कितना है? 87,000 ज़्यादा है, तो 87,000 का 10%। देय आयकर कितना है? 87,000 का 10%, इतना टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो 87,000 का 10% निकालते हैं। का की जगह में गुणा का चिन्ह लिखेंगे, और 10% मतलब 10/100। इस शून्य को इस शून्य कटाते हैं, इस शून्य को इससे कटा देते हैं, क्या बच गया? 8,700 रुपया। 8,700 रुपया। ये क्या है? कर है, देय आयकर, टैक्स इतना देना पड़ेगा। अब फिर क्या कहते हैं आगे? कुछ और टैक्स देना पड़ेगा, इसको हम बता रहे हैं। शिक्षा उपकर क्या है? देय आयकर का 2%, इसको देना पड़ेगा। शिक्षा उपकर और निकालना पड़ेगा। शिक्षा उपकर देय आयकर का 2%। इस पर टैक्स लग रहा है 8,700 रुपये देना पड़ेगा, तो इसका 2% राशि और देना पड़ेगा। का की जगह में गुना लिखेंगे, 2% मतलब 2/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 87 को 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल आया 1, 2 टे 16 और 1 17, 174 रुपया। ये उपकर है, ये शिक्षा उपकर है, ये भी टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर। माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर, ये उच्च शिक्षा उपकर क्या है? हम अगला कॉलम फिर लेते हैं, इसको ले रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा उपकर देय आयकर का 1%, इसको ले रहे हैं। देय आयकर का 1%, 1% मतलब 1/100। आयकर क्या है? 8,700 रुपया। तो 8,700 रुपये का 1%, का जगह में गुणा, 1% मतलब 1/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, 87 रुपया। अब कुल देय आय कितना हुआ? कुल देय आयकर। तो कुल देय आयकर कितना है? पहले है 8,700 रुपया, और शिक्षा उपकर ये निकला है 174 रुपया, और उच्च शिक्षा उपकर ये कितना मिला है? 87 रुपया। इन तीनों को जोड़ देते हैं, कुल इतना टैक्स उनको देना पड़ेगा, उस कर्मचारी को इतना टैक्स देना पड़ेगा। सबको योग करते हैं, जोड़ते हैं। 7 4 11 का 1, हासिल आया 1, 8 1 9,
9 7 16, 16 और 7 23। कितना हो गया? ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 7 4 11 का 1 हासिल आए 1, 8 1 9, 9 7 16, 16 का 6 हासिल आए 1, 1 2 और 7 9 और 8 बच गया, तो 8,961 रुपया। ये है कुल देय आयकर। इतना टैक्स रुपया उसको देना पड़ेगा, 8,961 रुपया। तो इस तरह से आयकर की गणना करते हैं। थोड़ा सवाल लंबा लगता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। प्रयास करेंगे ज़रूर बना लेंगे, ऐसा नहीं कि कोई सवाल नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है, हर सवाल बना सकते हैं आप। थोड़ा मेहनत करिएगा। हमारी से शुभकामनाएं। हम आपके सहयोग के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए जरूर पढ़िएगा और हमारे चैनल जो है सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं ज़रूर बताया करें कहाँ से पढ़ते हैं आप। हमारी शुभकामनाएं हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए एक नए वीडियो नए गणित लेकर के आएंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए।